Hello and welcome. Dear kids, today I'll be teaching you about Russian Revolution. ठीक है, लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड द रशियन रिवॉल्यूशंस. पहले भी डिस्कस किया है. सोशलिज्म को डिस्कस किया था मैंने इससे पहले. अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद रशियन रिवॉल्यूशन और बीच में सोसाइटी में क्या चेंज आया था, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. टुडे द मेन टॉपिक विल बी द इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ रशिया बिफोर रशियन रिवॉल्यूशन है. क्योंकि कभी रिवॉल्यूशन, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, दैट इज रिवोल्ट. रिवोल्ट ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट हुआ था हमेशा हिस्ट्री में. और कभी भी कोई लड़ाई होती है किसी चीज़ के लिए तो पहले उसका धीरे 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 प्रेशर बनता है. कुछ चीज़ें ऐसी होती है, सिचुएशन ऐसी होती है कि वो रिजल्ट के रूप में हमको रिवॉल्यूशंस दी हैं हिस्ट्री में. उसने कोई फालतू में तो हटाएगा नहीं अपने राजा को. यहाँ पे राजा को बोला जाता था जार, TSAR, जार. अलग लगता है प्रोनाउंसिएशन लेकिन जार होता है. जार निकोलस सेकंड इसमें था. इसका जो एरिया था वो ऑलमोस्ट, ये समझ लीजिए कि रशियन एम्पायर कितना बड़ा था. जार निकोलस का 1914 की अगर हम बात करें, इसका एम्पायर जो था वो अराउंड मॉस्को, तो कैपिटल है आज भी रशिया की, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, इतना पार्ट था. और उसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी थे जैसे जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान. तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वाले ये एरिया थे. इतना बड़ा था रशिया. पहले रशिया को USSR बोलते थे पहले. अब मैं बताऊंगा आपको, इसके बाद इसी में आ जाएगा. रशिया की एक खास बात और है जो आप जानते होंगे, रशिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज. सबसे बड़ा देश है रशिया. और इससे 23 कंट्रीज ऑलमोस्ट अलग हुए थे. और उसके बाद भी रशियन रिवॉल्यूशन के अलग होने के बाद भी रशिया एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री है. सो दैट टाइम इन 1914 में जार निकोलस वॉज द रूलर, व्हाट हैपेंड? सो क्वेश्चन इज, टॉपिक इज द एक्सप्लेन इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ रशिया दैट टाइम. उस टाइम की इकोनॉमी और सोसाइटी को हम डिस्क्राइब करेंगे. पीजेंट्स की और इंडस्ट्रियल वर्कर्स ही होते थे मेन, फार्मर्स. देखिए, ऑलमोस्ट 85% ऑफ द पीपल वर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर फॉर लिविंग, एज कंपेयर टू 40% ऑफ फ्रांस एंड 50% ऑफ जर्मनी. यानी ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट 85% लोग खेती पर ही डिपेंडेंट थे. फ्रांस में कंपैरिजन करें तो फ्रांस में 40% लोग और जर्मनी 50% लोग थे. जो फार्मर थे, प्रोड्यूस फॉर देम सेल्फ एंड फॉर मार्केट्स. फार्मर केवल अपने खाने के लिए ही प्रोड्यूस नहीं करते थे बल्कि मार्केट के लिए भी करते थे, बेचने के लिए. उनको टैक्स देना पड़ता था. अब देखिए सिचुएशन कैसे, टैक्स देना पड़ेगा तभी आफत आती है आदमी को. दे हैड टू डू द फ्री लेबर. चलो टैक्स तो चलता है, फ्री लेबर भी करना पड़ता था उनको. ये समझ रहे होंगे आप ये. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, दे सेल्डम ओन्ड लैंड्स. सेल्डम मतलब कभी कभी, कदाचित ही, मतलब ये होगा कि उनको उनके पास ज़मीन होगी. ज़मीन उनके पास होती नहीं थी, बस काम ही करना होता था. ये 85% मतलब बहुत सारे लोग. अब उसी वक्त इंडस्ट्रीज भी आई थी. इंडस्ट्री कम थी वहाँ पे. मेन जो एरिया था इसमें, पहला इंडस्ट्रियल वर्कर्स की कंडीशन के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, पीजेंट्स की कंडीशन के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको उसी हिसाब से आंसर लिखना है. इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करें, इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स. पॉकेट्स का मतलब पॉकेट होता है, छोटी छोटा. बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट थे नहीं, इंडस्ट्रीज थे नहीं. 85% तो पीजेंट्स थे, बाकी बचे कहाँ. इंडस्ट्रीज मेनली सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में ही एस्टेब्लिश थी. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर प्राइवेट प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी ही ज़्यादातर इंडस्ट्रीज यानी जो उद्योग थे गवर्नमेंट के नहीं थे. दो गवर्नमेंट सुपरवाइज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस. वैसे गवर्नमेंट ने सुपरवाइज की करती थी, गवर्नमेंट इंश्योर करती थी कि जो लेबरर हैं उनको मिनिमम वेजेस, कम से कम दिहाड़ी मिले. कम से कम दिहाड़ी का मतलब समझ रहे हैं आप? कम से कम 400 रुपये मिले, या कम से कम इतना बांट देती है वो, ताकि शोषण ना हो, किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो. तो एक एक दिहाड़ी प्रॉपर मिले एंड वर्किंग आवर्स उनके फिक्स हों. बट यहाँ लिखा मैंने, बट रूल्स वर ब्रोकन. लेकिन रूल्स तोड़े जाते थे. तो रूल्स तोड़े जाते थे तभी तो रिवॉल्यूशन हुआ. फोर्थ है वर्किंग आवर्स एंड वर्कशॉप्स. वर्कशॉप में जो काम करते थे वर 15 आवर्स, 15 घंटे काम करते थे वर्कशॉप में. आप समझिए
24 घंटे कुल होते हैं, उसमें सोना भी है, खाना भी है, सब कुछ करना है, उसमें से 15 घंटे ये काम ही करवाते थे। इन कंपैरिजन टू फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में 10 से 12 घंटे होता था, आज 8 आवर्स होता है काम, 8 घंटे काम लिया जाता है वर्कर्स से। तो ये वर्कर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था उनका। फिफ्थ पॉइंट है, वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू सोशल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स। उनके स्किल, जो काम वो जानते थे उसे स्किल कहते हैं। कौशल क्या था उनका, कौन सा मशीन चलाता था, कौन सा ज़्यादा इंटेलिजेंट था, तो स्किल्स के बेसिस पे उनका डिवीजन भी था, उसी हिसाब से उनको दिहाड़ी मिलती थी। ये तो होता ही है, आज भी होता है। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स। जो औरतें थी टोटल फैक्ट्री में काम करने वालों में 31% लेडीज काम करती थी। देवर पेड लेस देन मैन, लेकिन उनको काम सेम करने के बाद भी आदमी से कम पैसा मिलता था। देयर ड्रेसेस, किनकी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की ड्रेसेस एंड मैनर ऑल्सो शोड डिविजन अमंग लेबरर्स। उनकी ड्रेस भी अलग होती थी, डिवाइड करते थे ना लेबरर्स को, आज भी करते हैं। तो उनकी तरीके, उनकी ड्रेस के हिसाब से उनका रैंक भी अलग अलग पता लग जाता था, डिवीजन होता था लेबरर्स के बीच में। 6 पॉइंट है, दे मेड यूनियंस, यूनियन मतलब यूनाइट हुए, संगठन बनाया उन्होंने, इकट्ठे हुए। जैसे रिक्शा यूनियन, रिक्शे वाले इकट्ठे हो जाते हैं, किसी एक रिक्शे वाले को मारोगे तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो दे मेड, वर्कर्स मेड यूनियंस एंड स्ट्राइक्ड अगेंस्ट देयर मिजरेबल कंडीशंस, मिजरेबल्स लिख दिया मैंने इसको। तो यूनियंस भी उन्होंने बनाई। ये थी कंडीशन पीजेंट्स की और इंडस्ट्रियल वर्कर की। इन्हीं दोनों को मिलके सोसाइटी बनती थी। तो इकोनॉमी और सोसाइटी ऑफ रशिया में पूरा यही आ गया, और अलग से आएगा तो आप उस तरीके से उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, थैंक यू।